कोलंबिया के इलाके सरेजॉन में कोयले की कान में साइंटिस्ट्स और पेलियोंटोलॉजिस्ट्स की एक टीम जमीन की गहराई में खुदाई कर रही थी। ये कोयले की कान असल में 6 करोड़ साल पुराने रेन फॉरेस्ट की वजह से बनी थी। इसी वजह से एक्सपर्ट्स यहाँ पुराने जमाने के पौधों और जानवरों के रिमेन्स तलाश कर रहे थे। ये जगह दुनिया से छुपा हुआ एक मिस्टीरियस पास्ट का हिस्सा थी, जिसे जमीन ने अपनी लेयर्स के अंदर छुपा रखा था। खुदाई के दौरान एक्सपर्ट्स को चट्टानों की गहराई में एक अजीब सी चीज मिली। जब उस पर से मिट्टी हटाई गई तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी थी। किसी ने कहा यह क्रोकोडाइल की हड्डी है, कोई इसे कछुआ की हड्डी कहने लगा, तो कोई इसे पुराने दरख्त का तना समझने लगा। लेकिन ये हड्डी सिर्फ एक फॉसिल नहीं थी, बल्कि साइंस के लिए एक दरवाज़ा थी, एक ऐसी दुनिया का जहां अब तक का सबसे बड़ा सांप रहता था, टाइटानोबोआ। टाइटानोबोआ कोई आम सांप नहीं था। ये आज के ग्रीन एनाकोंडा से 10 गुना ज्यादा भारी और एक पैसेंजर बस से भी ज्यादा लंबा था। ये इतना भारी था कि अगर ये जमीन पर रेंगता तो अपने ही वजन से मर सकता था। तो फिर सवाल उठता है, आखिर टाइटानोबोआ रेंगता कहाँ था? इसी हड्डी ने एक्सपर्ट्स को अमेज़न के उस इतिहास तक पहुंचा दिया जहां का नक्शा बिल्कुल ही अलग था। नाजरीन, टाइटानोबोआ की दरियाफ्त कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं था। इस कहानी का आगाज 1994 में हुआ, जब एक लोकल जियोलॉजिस्ट हेनरी गार्सिया ने सरेजॉन की कान में एक अजीब सी चीज देखी जो दरख्त की शाख जैसी लग रही थी। उस वक्त इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई और इसे एक स्पेशल बॉक्स में रख दिया गया। तकरीबन एक दहाई बाद साल 2002 में एक और जियोलॉजिस्ट फेबियानी हेरेरा को उसी इलाके से वैसी ही एक फॉसिल मिली। उनका असल मकसद पेलियोसीन फ्लोरा पर रिसर्च करना था, ताकि ये समझा जा सके कि दुनिया के पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कैसे दिखते थे। लेकिन ये फॉसिल कुछ और ही कहानी सुना रही थी। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ 2007 में आया, जब ये फॉसिल्स फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भेजे गए। वहां मालूम पड़ा कि ना तो ये दरख्त की शाख थी और ना ही इसका स्ट्रक्चर मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी से मैच करता था। जब साइंटिस्ट्स ने इसकी बनावट को आज के एनाकोंडा और पाइथन की हड्डियों से कंपेयर किया तो हैरानी की इंतहा हो गई। ये हड्डी एनाकोंडा से 3 गुना ज्यादा बड़ी। इसी मौके पर एक्सपर्ट्स ने इस फॉसिल को फौरन एक सांप की हड्डी के तौर पर पहचान लिया। राइट साइड पर वो हड्डी थी जो कोयले की कान से मिली थी और लेफ्ट साइड पर एनाकोंडा की रीढ़ की हड्डी। साइंस की दुनिया में साइज बहुत मायने रखता है और टाइटानोबोआ ने हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। साइंस की दुनिया में साइज बहुत मायने रखता है। एक्सपर्ट्स ने टाइटानोबोआ की रीढ़ की हड्डी की मदद से उसकी टोटल लेंथ का अंदाजा लगाया। स्नेक्स में एक सिंपल रूल होता है, रीढ़ की हड्डी का साइज डायरेक्टली सांप की टोटल लेंथ से जुड़ा होता है। मैथमेटिकल मॉडल्स के जरिए जो नंबर्स सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। टाइटानोबोआ की लेंथ 42 से 50 फीट के बीच थी, यानी आज के ग्रीन एनाकोंडा से लगभग 2 टाइम्स ज्यादा लंबा। सिर्फ लंबा ही नहीं, इसकी मोटाई एक हेल्दी आदमी की कमर जितनी और वजन तकरीबन 1200 किलोग्राम, यानी एक सेडान कार के बराबर, और एनाकोंडा से 10 टाइम्स ज्यादा भारी। असली सवाल ये नहीं था कि टाइटानोबोआ कितना बड़ा था। असली सवाल था वो इतना बड़ा आखिर बना कैसे। इसका जवाब छुपा है मौसम में। सांप कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका मेटाबॉलिज्म पूरी तरह एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा गर्म मौसम, उतना तेज मेटाबॉलिज्म, उतनी ज्यादा एनर्जी और उतना बड़ा जिस्म। टाइटानोबोआ एक तरह से उस वक्त के मौसम का थर्मोमीटर था। इसकी जायंट बॉडी ये प्रूव करती है कि 6 करोड़ साल पहले कोलंबिया का टेम्परेचर आज से काफी ज्यादा था। पूरे साल दिन रात टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता था। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती थी कि शायद सांस लेना भी मुश्किल लगता। ये एक ऐसा रेन फॉरेस्ट था जो कभी ठंडा नहीं होता था। इसी कंटिन्यूअस गर्मी ने टाइटानोबोआ को इतना बड़ा और ताकतवर बनाया। आज का अमेज़न हमें गर्म और ह्यूमिड लगता है, लेकिन टाइटानोबोआ के लिए ये शायद बहुत ठंडा होता। अगर टाइटानोबोआ आज जिंदा होता तो शायद इसी रेन फॉरेस्ट में सरवाइव नहीं कर पाता। उसके इतने भारी जिस्म को चलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी, वो सिर्फ उसी शदीद गर्मी में मिल सकती थी। अब सवाल उठता है कि टाइटानोबोआ हॉलीवुड मूवीज के ड्रैगन्स की तरह जमीन पर दौड़कर शिकार करता था?
बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा और भारी जिस्म जमीन पर ना तेज चल सकता था, ना ही लंबे वक्त तक रेंग सकता था। ग्रेविटी उसके खिलाफ काम करती थी और फ्रिक्शन उसे